चलो इधर ध्यान दो। मैथ का केमिस्ट्री है पार्ट 15। तो इससे पहले पार्ट 14 में तुम लोगों को डेंसिटी घनत्व काफी डिटेल में बतला दिए थे। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बतलाया जा सकता क्या। तो डेंसिटी है ना दिमाग में, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को उस पदार्थ का डेंसिटी घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन किसे कहते हैं ये भी बतला दिए थे। तो घनत्व को हम लोग मापते हैं कैसे, जैसे लंबाई को किस ढंग से मापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं निजी। सीडीएस में सेंटीमीटर, एफपीएस में फुट, एमकेएस में मीटर, एसआई में मीटर। तो घनत्व का यूनिट जो होगा, इसके लिए पहले हम लोग यूनिट निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे। तो घनत्व बराबर होता है का, देखो अगर फार्मूला भूला जाओ तो पलक झपकते याद रखना। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को घनत्व कहते हैं। डी आयतन में m मात्रा उपस्थित है, इसलिए इकाई आयतन में m बाय डी। इकाई आयतन में इतना उपस्थित है तो डेंसिटी D बराबर m बाय डी, यानी घनत्व बराबर हो गया m से मास यानी मात्रा, V से वॉल्यूम यानी आयतन। तो घनत्व बराबर हो गया मात्रा बटा आयतन। तो घनत्व का तुम लोग जो कुछ भी पढ़ोगे अब एसआई यूनिट में, एसआई मात्रक ही पढ़ोगे। तो घनत्व का एसआई यूनिट निकालना है, इसलिए घनत्व का एसआई यूनिट यानी मात्रक बराबर मात्रा का एसआई यूनिट ले रहे हैं तो मात्रा का एसआई यूनिट बटा आयतन का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मात्रा का किलोग्राम होता है ना। ये हो गया केजी, किलोग्राम। आयतन का एसआई यूनिट घन मीटर। तो किलोग्राम बटा घन मीटर यानी m क्यूब। तो इसको हम लोग कैसे बटा को तोड़ करके प्रति बोला जाता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर की एसआई यूनिट हो गया। लेकिन प्रचलित मात्रक क्या है, तो प्रचलित मात्रक देखो ये जो है ना मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो व्यवहार में दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में घनत्व निकाला कैसे जाता है। तो तुम लोग को लीटर के बारे में बोले थे ना, 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर बतलाए थे सब। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो देखो इधर देखो, तो जैसे हम बतलाए थे x का पावर 1 बटा x का पावर 5 है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x का पावर -5। तो ये जो है किलोग्राम प्रति घन मीटर, तो प्रति बटा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको ऐसे भी लिखेंगे, यानी ये हुआ ना, जैसे देखो इसको केजी m नीचे में है ना, यानी किलोग्राम गुने 1 बाय इतना लिख सकते हैं। बोलो तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर केजी इंटू यानी गुना m, इसको m का पावर -3 लिख सकते हैं। बोल अभी जो बतलाए घातांक एवं करने के नियम पर पढ़ेंगे कैसे। किलोग्राम, जब ये माइनस में देखना तो अपने आप बट्टा लगा देना,
प्रति बोलना है, ये हुआ किलोग्राम प्रति घन मीटर। समझ गया? देखिए 5/3 का पावर 2, देखो 5 गुने 1/3 का पावर 2 मालूम है, बताया गया लिख सकते हैं। तो 5 गुने 3 का पावर माइनस, जब ये माइनस लगेगा इसका मतलब ये नीचे में है, बट्टा के नीचे है। बट्टा के लिए हम लोग प्रति बोलेंगे, यानी किलोग्राम माइनस देख लो तो किलोग्राम प्रति घन मीटर। चलो अब इसको उतार देखो, जो प्रचलित है यानी फेमस है, तो घनत्व का प्रचलित यूनिट यानी फेमस मात्रक है क्या? तो डॉक्टर के पास जाएगा ना कोई बीमारी को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर बोलता है 2.5 ml ब्लड ले लीजिए। 2.5 ml, एम से मिली, एल से लीटर। तो तुम लोग को उस दिन बतलाए थे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। जो नहीं लिखा है इसको लिख लेना। 1 लीटर डीलर अगर मिट्टी तेल देता है, केरोसिन तेल, तो इसको मान लो ये बेलनाकार, ये एक बेलनाकार बर्तन है। इसमें इसकी क्षमता है, इसका आयतन है 1 लीटर। यानी इस बर्तन में ऊपर तक पानी रखो या दूध रखो या पेट्रोल रखो, उसका आयतन कहलाएगा 1 लीटर। वैसे 1 लीटर किसे कहते हैं ये सब भी अच्छी तरह बतला दिए हैं। तो 1 लीटर को, जैसे 1 सेंटीमीटर किसको कहेंगे? 1 मीटर के 100वें भाग को 1 सेंटीमीटर कहेंगे, कहते हैं। अब जैसे मान लो ये AB एक लोहा का छड़ है, ये है तुमको 1 मीटर। तो इस 1 मीटर को तू 100 भाग में, समान 100 भाग में, यानी समान दूरी पर 100 भाग में बांट दो। 1 2 3 इस तरह होते होते मान लो यहाँ हो गया 97, 98, 99, यहाँ 100 हुआ। तो 1 मीटर को 100 समान भाग में बांटने पर हर एक भाग 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। 1 पैसा किसको कहेंगे? 1 रुपया बराबर 1 रुपया बराबर 100 पैसा, यानी 100 पैसा के 100वें भाग को 1 पैसा कहेंगे। कहते हैं ना, जैसे 1 मिनट किसे कहेंगे? 1 मिनट 7 मिनट 1 मिनट के 1 घंटा, 1 मिनट किसे कहेंगे? 1 घंटा के 60वें भाग को, 1 घंटा को 60 भाग में बांट दो तो हर एक भाग 1 मिनट कहलाएगा। फिर 1 मिनट किसे कहेंगे? सॉरी 1 सेकेंड, 1 मिनट के, हाँ 1 मिनट को के समय को 60 भाग में बांट दो तो प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाएगा। उसी तरह मान लो 1 मीटर की दूरी को, 1 मीटर की लंबाई को समान भाग में 100 भाग में बांट दो, 100 समान भाग में, तो प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक है? तो उसी तरह मान लो ये 1 लीटर का एक बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बेलन रोटी बनाने वाला देखा होगा तुम लोग, इसकी आकृति भी बेलनाकार है। देखो ये बेलन जैसा है। तो मान लो ये एक बर्तन है बेलनाकार, इसमें 1 लीटर है, यहाँ तक भरा हुआ है 1 लीटर, पानी ही मान लो भरा हुआ है। अब इसे समान भाग में 1000 भाग में बांट देंगे। समझ गया? इस तरह होते होते यहाँ पर ये हो गया 999, यानी यहाँ तक 999 भाग, यहाँ 1000वां भाग।
1 लीटर के 1000वें भाग को 1 मिलीलीटर कहेंगे। याद रखना कितना, 1 लीटर के 1000वें भाग को 1 मिलीलीटर, लीटर नहीं, हाँ लीटर और मीटर में, लीटर हो गया तुमको आयतन मापा जाता है, मीटर में लंबाई मापा जाता है, तो ऐसा ना मीटर लीटर को एक ही समझना। समझ गया? तो 1 लीटर का ये बर्तन है, इसको की लंबाई को 1000 भाग में बांट देंगे, 1000 समान भाग में, तो प्रत्येक भाग कहलाएगा 1 मिलीलीटर। ठीक है? अब तू लोग अभी कोरोना हाल फिलहाल ही न बीता था, तो कोरोना में बहुत आदमी को इंजेक्शन लेना पड़ा, और वैसे भी लाइफ में कभी न कभी इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो तुम लोग देख, एक चीज गौर करना, ये है पतला वाला भाग जो मांस के भीतर, हाँ सुई भोंका जाता है मांस के भीतर, ये फिर देख लो, ये है जिसमें दवा भरा जाता है। तुम लोग ध्यान से देखना, यहाँ लिखा रहता है 0, यहाँ लिखा रहता है 1 ml, समान दूरी पर 2 ml, फिर 3 ml, इसी तरह यहाँ तक 10 ml तक या 15 ml तक रहता है। तो हम लोग अगर ये ले, इससे ब्लड खींचा या इसमें कोई दवा दिया इंजेक्शन देने के लिए, मान लो कहना है डॉक्टर का जो कोरोना का इंजेक्शन 2 ml लिया जाता है शायद, तो 2 ml यहाँ है, तो यहाँ तक जो है दवा भर दिया जाएगा, ये कहलाएगा 2 मिलीलीटर, 2 ml यानी 2 मिलीलीटर, है ना? ऐसी बात किसान सब खेत में छिड़काव करता है, कहता है 1 लीटर में 5 ml दवा मिला दो, ml, m से मिली, l से लीटर, तो इस तरह से मान लो यहाँ तक 3 हुआ, 4 हुआ, 5, यानी यहाँ तक दे दो, तो मिलीलीटर समझ गया? याद रखना 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब घनत्व का प्रचलित मात्रक जो है ये मिलीलीटर में लिया जाता है। जैसे देखो यहाँ तक 1 ml, समझा? यहाँ 1 ml, यहाँ तक 2 ml, यहाँ तक हो गया 2.5 ml, या चलो 2 ही ml पर देखो। अब डॉक्टर कहेगा इसका 2 ml ब्लड लो, तो 2 ml इसमें ब्लड ले लिया, ठीक है? तू लोग डायबिटीज का नाम सुना है? हाँ, तब 2 ml में कितना शुगर है? जैसे 2 ml तो मिलीलीटर हो गया, आयतन मापने वाला, लीटर हम लोग आयतन मापने के लिए, आयतन की माप के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं। तो 2 मिलीलीटर में रहना चाहिए, मान करके चलो अगर 1 ग्राम से भी कम रहता है, लेकिन मान करके चलो 1 ग्राम शुगर यानी चीनी रहना चाहिए 2 ml ब्लड में, ब्लड मतलब रक्त, तो 2 ml में, सॉरी 1 ml में रहना चाहिए, या 2 ml में रहना चाहिए 1 ग्राम, मान लेते हैं। अगर 1 ग्राम से अधिक शुगर चीनी पाया गया, इसका मतलब उस व्यक्ति को डायबिटीज है, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गया। तो फिक्स रहता है प्रति मिलीलीटर, प्रति मतलब 1 मिलीलीटर में कितना शुगर होना चाहिए, अगर उससे अधिक हो गया तो माना जाता है व्यक्ति को डायबिटीज हो गया। अब दूसरा उदाहरण हम लोग ले, ये लोहा है, अब लोहा का घनत्व ज्ञात करना है, तो प्रचलित मात्रक में प्रयोग जो किया जाता है ग्राम प्रति मिलीलीटर, यानी ग्राम प्रति
मिलीलीटर, इसका अर्थ हुआ प्रति, यानी 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर आयतन में, लीटर आयतन का मात्रक है, तो 1 मिलीलीटर में कितना ग्राम आयरन है। अगर हम लोग मान लेते हैं यहां तक हो गया 1 मिलीलीटर, ये जो हम रंग दिए ये कितना आयतन है, तो 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर का टुकड़ा काट लो, ये है 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर का अर्थ हुआ कि कुछ सोना है ये, और दूसरा 1 मिलीलीटर ये हो गया चांदी, दोनों अलग अलग चीज है जी। अब फिर ये 1 मिलीलीटर ले लो, ये ले लो लोहा, तीनों का आयतन समान है, ओनली 1 ml है, 1 मिलीलीटर है। हाँ, अब तीनों का हम लोग वजन करेंगे, यानी द्रव्यमान निकालेंगे, तो जब समान आयतन है, 1 मिलीलीटर है, तो देखोगे 3 तरह का हम लोग सामान लिए हैं। ये 1 मिलीलीटर का हो गया सोना, ये चांदी, ये लोहा, तीनों का द्रव्यमान अलग अलग आएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं ये सोना, इसका द्रव्यमान हो गया मान लो 5 ग्राम, चांदी का हो गया 4 ग्राम, लोहा को हो गया 3 ग्राम। तो 1 मिलीलीटर में 5 ग्राम ये सोना होता है। सोने के 1 मिलीग्राम आयतन में, ये तो मिलीग्राम तुमको, सॉरी मिलीलीटर, मिलीलीटर तो आयतन के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर समान आयतन हो गया। तो तीनों का द्रव्यमान अगर हम लोग निकालते हैं तो अलग अलग आता है। तो हम लोग कहेंगे सोना का घनत्व कितना है, तो 5 ग्राम कितना में, तो 1 मिलीलीटर में, यानी 5 ग्राम प्रति मिलीलीटर। चांदी का 4 ग्राम प्रति मिलीलीटर, लोहा का 3 ग्राम प्रति मिलीलीटर, यानी 1 मिलीलीटर जो कि एक समान आयतन है, उसमें अलग अलग द्रव्यमान आता है। सोना का अलग आता है, चांदी का अलग, लोहा का अलग। उदाहरण में बतलाए थे ना, 1 लीटर वाला जो ये सरसों तेल वाला बोतल होता है, इस पर कितना लिखा रहता है, 910 ग्राम। उसी तेल को हटा दो, 1 लीटर वाला उसी में तू पानी दे दो, तो पानी कितना होगा, 1 लीटर को आयतन हो गया। 1 लीटर में 910 ग्राम सरसों तेल आता है। सरसों तेल पानी के ऊपर तैरता है जी, इसका मतलब पानी भारी है, तेल हल्का है, तब ना हम लोग बर्तन में पानी डाल दो, ऊपर से तेल डालो, तो तेल अगर भारी रहता तो नीचे जाता, पानी ऊपर आता। होता तो ऐसा नहीं है, होता ये है जो कि प्रैक्टिकल किया है तू लोग, कभी भी करके देख सकते हो। तेल कोई भी डालोगे ना, वैसे घी के बारे में हमको जानकारी नहीं है, घी भी ऊपर आ जाता है शायद, या जो भी, लेकिन सरसों तेल तो पानी के ऊपर आ जाता है, और हल्का की ऊपर आता है, भारी नीचे जाता है। तो ये मान लो 1 लीटर वाला बर्तन है, तो इसमें इसका आयतन है 1 लीटर का, ये बोतल है, सरसों तेल 910 ग्राम ही आता है, मार्केट में बिकता है ना। इसका मतलब जब 1 लीटर का बर्तन है तो इसमें पानी देंगे, तो अब ब्रेन लगाओ तो तुम लोग दिमाग, 910 ग्राम आएगा कि उससे कम या ज्यादा, क्यों, क्योंकि पानी भारी है, पानी के ऊपर तेल आ जाता है। तेल हल्का है तब होता है 910 ग्राम, अब पानी 1 लीटर में फुल है तो तेल 910 ग्राम, तो पानी 910 ग्राम से अधिक होगा ही। ये प्रैक्टिकल कभी भी कर सकते हो। तेल को तोलोगे, ये तो ऑलरेडी पैक रहता है, 910 ग्राम फिक्स है, पानी उसमें देखना 910 ग्राम से ज्यादा होगा। तेल निकाल करके खालिया बोतल का वजन कर लेना, कुछ ना कुछ ग्राम आएगा, फिर पानी डाल देना, तो पानी का ये बर्तन का जितना हुआ तो बर्तन का घटा देना, ये बोतल का, तो पानी का निकल जाएगा, और ये निश्चित रूप से 910 ग्राम से अधिक ही होगा। हंडी, मधु,
वो और भारी होता है। ये तुमको 1 किलो से ऊपर हो जाएगा, 1000 ग्राम से ऊपर। तो बात को समझ गया। इससे पहले वाला में भी घनत्व के बारे में ही पढ़ा करके बहुत उदाहरण दिए थे। तो घनत्व का SI मात्रक अलग और घनत्व का प्रचलित मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसको हम लोग संक्षेप में कैसे लिखेंगे, ग्राम के लिए GM लिखते हैं ना, ग्राम देखो प्रति, M छोटा L नहीं देना, बड़ा L होता है। मिलीलीटर में ml ये नहीं चलता है, बल्कि ml मिलीलीटर, ये प्रचलित मात्रक है। इस तरह तुम लोगों का घनत्व चैप्टर समाप्त, घनत्व टॉपिक समाप्त होता है। अब सीधे हम आगे में सेकंड टॉपिक द्रव्यनांक बतलाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन है द्रव्यनांक, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो तुम लोगों को ये बतला दे, मेल्ट मतलब क्या होता है, MELT, मेल्ट मतलब होता है गलना, समझा। तो इसी से बना है मेल्टिंग पॉइंट, द्रव्यनांक, द्रवण जोड़ अंक। जैसे बर्फ को गलते हुए तुम लोग देखा होगा, बर्फ तो सब जगह अवेलेबल है। डुगडुगी वाला जो आता है बच्चा को बर्फ बेचने के लिए, यूं ही बक्सा से बाहर निकालता है, ये बर्फ गलने लगता है। तो जब तक फ्रिज में बर्फ है नहीं गलता है, अगर फ्रिज से बाहर करते हैं तो बर्फ गलने लगता है। क्यों? वायुमंडल में तापमान ज्यादा है, फ्रिज के भीतर कम है टेम्परेचर। लोहा को गलते हुए देखा है, धूप में अगर रख दोगे या घर में रखो या घर से बाहर, लोहा को गलते हुए देखा पूरा गर्म होगा हो जाएगा। तो हम कहना चाह रहे हैं, कोई भी पदार्थ, सब पदार्थ नहीं गलता। मिट्टी को गलते हुए नहीं देखोगे, पानी में मिट्टी घुलता है लेकिन गलता नहीं है। पत्थर ये भी नहीं गलता। तो कुछ निश्चित पदार्थ होते हैं जो गलते हैं, जैसे बर्फ हुआ। आभूषण जब महिला सब बनाती है, एक तो सोना का छड़ खरीद लो, ये सोना का आयताकार छड़ है, और इस छड़ का तुमको कान का बाली बनाना है, नाक का नथिया बनाना है, तो इसको गलाया जाता है और इसको डिजाइन दिया जाता है, कैसा डिजाइन बनाओ। लोहा भी गलता है, सोना भी गलता है, चांदी भी गलता है, कॉपर गलता है, बहुत तत्व पढ़ेंगे आगे वाला चैप्टर में। तो कहने का अर्थ ये, गलने के लिए, मेल्ट करने के लिए हमें ताप की आवश्यकता होती है, हीट एनर्जी की। इसको हिंदी में ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं, समझा। तो ये तो ऊष्मा चैप्टर ही अलग है, इतना ही जान लो। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें प्रकाश ऊर्जा भी मिलता है, और दूसरा ताप ऊर्जा मिलता है। जलता हुआ सूर्य, सूर्य क्या है, जलता हुआ एक गोला है, इससे हम लोग को प्रकाश ऊर्जा तो मिलता ही है, मिलता है ना। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, उसी से पूरा पृथ्वीवासी जिंदा है। तो सब मालूम है जी। अगर सालों भर मान लो सूर्योदय नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो जाएगा कि जीवन समाप्त होने लगेगा, पेड़ पौधे मरने लगेंगे। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हम लोगों के शरीर को एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा चाहिए। देखना, बुखार जब लगता है ना लोगों को, तो दवा खाने पर मान लो 1 कालपोल के बदला 2 कालपोल खा लो, 99 डिग्री बुखार है या 100 डिग्री, तो एकाएक टेम्परेचर चला जाएगा 91-92, शरीर काफी ठंडा होने लगेगा। लोग उसका तलवा में तेल लगा करके रगड़ता है ताप बढ़ाने के लिए। तो थोड़ा बहुत ऊष्मा क्या है, ये सब
हम लोग दैनिक जीवन में आग का प्रयोग करते हैं, गैस जलाते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा मिलता है, कहीं आग लग जाती है तो भारी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, हीट एनर्जी। सूर्य पूरे पृथ्वी पर हीट एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी देता है। तो किसी भी धातु को अगर हमें गलाना रहता है, लोहा को अगर गलाना है, या मान लो सोना का आभूषण बनाने के लिए उसको गलाना है, तो गलाना से गलनांक, लोग मेल्टिंग पॉइंट पढ़ रहे हो, द्रवनांक। द्रवनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग गलनांक भी कहते हैं और द्रवनांक भी। यहाँ पे मेल्टिंग मींस गलना, पॉइंट क्यों जोड़ा गया? द्रवन जोड़ अंक, अंक के लिए पॉइंट जोड़ा गया है। तो ऐसा तापक्रम, देखो उसमें एक अलग चीज है। और जैसे ध्यान से देखो, उसमें चैप्टर पर नहीं रहो क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी ले लो। ये कोई बर्तन है, इसमें पानी रख दो, ठीक है, नीचे में स्टोव जला दो, तो जब तक पानी इसमें रखे हैं और स्टोव जला दिए, स्टोव जल रहा है तो पहले बर्तन गर्म होगा, बर्तन गर्म होकर के अपना उष्मा जो ये स्टोव के लौ से प्राप्त किया है, धीरे धीरे ये उष्मा पानी को मिलेगा तो पानी गर्म होने लगेगा। अब इसमें तो लोग क्या करो, एक थर्मामीटर लगा दो, एक स्टैंड बांध दो, ये है थर्मामीटर, समझा? तो देखना ये सेल्सियस में है, ताप को सेल्सियस में मापा जाता है। दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन। उष्मा वायुमंडल में सूर्योदय के बाद उष्मा बढ़ने लगता है ना, हीट। तो दिन का मध्य वाला समय होते होते एक धूप बढ़ता है कि हम लोग को काफी धूप लगता है और हम लोग छाया में चले जाते हैं। तो पानी को जब हम गर्म करेंगे तो ये ऐसा थर्मामीटर है जो फ़ारेनहाइट में नहीं है, ये यहाँ पर मान लो 94 डिग्री सी यानी 94 डिग्री सेल्सियस, फिर 95 डिग्री सेल्सियस होते होते मान लो यहाँ पर है 100 डिग्री सेल्सियस, समझा? यहाँ पर तो देखना पानी गर्म होने लगता है, गर्म होकर के जब ये गर्म होने लगेगा तो तापमान बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस पर जब ये तापमान जाएगा ये पानी बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, कूदने लगता है। देखना जो ये बर्तन का हंडी का ढक्कन फेंकने लगता है। तो ये तो क्वथनांक के बारे में बोल दिए। द्रवनांक में क्या होता है, जैसे ये बर्फ का टुकड़ा है, मान लो ये तो फ्रीज में रखे हुए हो, इसको ज्यों ही फ्रीज से बाहर निकालोगे बाहरी वायुमंडल का ताप पाक करके ये पिघलने लगेगा, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण लो, 1535 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करेंगे तो पानी खौलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। और लोहा, पानी तो द्रव है ना, लोहा जो है ये ठोस है। एक ऐसा बर्तन लो जिसमें लोहा का कुछ टुकड़ा रख दो, ये लोहा का टुकड़ा है, और ये बर्तन जो है मान करके चलो ये जिस चीज का भी बर्तन है, लेकिन 3000 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्तन गर्म करेंगे तो ये स्वयं द्रव बन जाएगा। बर्तन सही, ये बर्तन ऐसा बर्तन है जो कितना पर ये गलने लगेगा, ठोस से द्रव में बदलेगा। तो मान लो 3000 डिग्री सेल्सियस पर। बर्तन भी तो लोहे का बना रहता है, जरूरी नहीं है लोहा के बर्तन में लोहा को द्रव के रूप में नहीं बदल सकते हो, तब तो बर्तन भी पिघलेगा, सब नीचे गिर जाएगा, लोहा बाद में पिघलेगा, पहले लोहा का बर्तन कितना डिग्री सेल्सियस वो सब बदलाएंगे। अभी ये देखो ना, ऐसा ये लोहा का बर्तन नहीं है, एक ऐसा बर्तन है जो कितना पर ये बर्तन पिघलेगा, तो 3000 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे हम लोग तापमान टेलीविजन में देखते हैं कि भारत के 4 प्रमुख नगरों का तापमान दिखलाता है,
दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तो पटना का 35 डिग्री सेल्सियस ऐसे रहता है, अलग अलग रहता है। तो इसमें 3000 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्तन गलेगा जो लोहे का नहीं है। अब इसमें लोहे का कुछ टुकड़ा रख दो, इसके बाद नीचे में तू स्टोव जला दो या कोई ऐसा सिस्टम दे दो, मान लो गैस है। जब इसका तापमान मतलब इसका तापमान लोहे के बुरादा का तापमान 1535 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो ये लोहा पिघलने लगेगा, यानी ठोस से द्रव में बदलने लगेगा। तो ऐसा तापक्रम, जिस तापक्रम पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है, उस तापक्रम को हम लोग उस ठोस का द्रवनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब लोहा 1535 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, चांदी लगभग 1000 के आसपास पर पिघलता है, एग्जैक्ट वैल्यू हम भुला रहे हैं, समझ गया। तो हर एक पदार्थ अलग अलग तापमान पर ठोस से द्रव में पिघलता है। तो ऐसे ही तापमान को, जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगे, तो ऐसे तापमान को उस ठोस का द्रवनांक कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। मेल्ट मतलब गलना, यानी गलने वाला तापमान। जिस तापमान पर अब चांदी को गर्म करोगे तो लोहा से बहुत पहले ये पिघल जाता है, यानी 1535 डिग्री से कम है। सोना भी उससे बहुत पहले पिघल जाता है, यानी 1535 डिग्री से सोना का भी कम है। तो द्रव्यनांक की क्या परिभाषा हो गई? किसी भी पदार्थ का द्रव्यनांक उस तापमान को कहते हैं जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है। याद रहेगी बात? तो उदाहरण में भी हम कुछ लिखा देते हैं, परिभाषा लिख दिए हैं। किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक उस ताप या तापमान को कहते हैं जिस ताप या तापमान पर वह ठोस द्रव में परिणत होने लगता है, बदलने लगता है। जैसे बर्फ का द्रव्यनांक 0 डिग्री सी या 273.15 केल्विन है। देखो सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट बतलाएंगे बाद में, फिलहाल सेल्सियस तो सुनता है बराबर। तो बर्फ का द्रव्यनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका अर्थ हुआ बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलने लगता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज द टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड टर्न्स इनटू ए लिक्विड। समझ गया इसको? अब नेक्स्ट टॉपिक, इसको उतारो। नेक्स्ट टॉपिक है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल मतलब उबालना, आता है ना, अंडा को बॉइल कर दो यानी उबाल दो। तो बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइल मतलब उबालना होता है। तो जैसे पानी को तुम लोग गर्म करोगे, खाना बनाने के टाइम में एक चीज ध्यान देना तुम लोग, ये गैस चूल्हा पर कोई बर्तन चढ़ाओ, इसमें पानी है, समझा? प्रैक्टिकल से ही समझोगे अच्छा से। अब इसमें क्या करो, एक थर्मामीटर लगा दो। ये थर्मामीटर है, ये जो हम बना रहे हैं अभी, ये थर्मामीटर है। ये पानी में इसका घुंडी है, पतला वाला भाग यहाँ पर है तुमको दिया हुआ। मान लो 90 डिग्री से ही शुरू है, 90 डिग्री सी सेल्सियस, 91 डिग्री, 92 डिग्री, और यहाँ पर मान लो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक चीज गौर करना, गैस हम लोग जला दिए, गैस जलने लगेगा, पानी अभी ठंडा है। तो ज्यों-ज्यों उष्मा ऊर्जा प्राप्त करेगा, पहले तो बर्तन गर्म होता है, बर्तन के संपर्क में पानी रखा हुआ है, बर्तन का पेंदी गर्म होगा, यानी पूरा बर्तन गर्म होगा।
इसके बाद इस बर्तन में जो ऊष्मा ऊर्जा घुसा है, यही ऊष्मा ऊर्जा पानी में घुसेगा, पानी को गर्म करने लगेगा। तो शुरू में अगर मान लो 90 डिग्री सेल्सियस पानी का तापक्रम था गैस जलाने से पहले, तो ज्यों-ज्यों पानी गर्म होगा तो देखना 90 से 91 डिग्री सेल्सियस या 92 डिग्री सेल्सियस या गर्म होने का काम जारी है। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर का तापमान चला जाएगा तो देखना पानी कूदने लगता है और वाष्प बनने लगता है, जल का वाष्प बनने लगता है। इसका अर्थ ये हो गया, पानी एक निश्चित ताप पर वाष्प में बदलने लगता है, खौलने लगता है और वाष्प में बदलने लगता है। तो पानी जिस ताप पर वाष्प में बदलने लगता है, ऐसे ही तापमान को, जिस ताप पर पानी वाष्प में बदलता है, तो ऐसे ही तापमान को हम लोग पानी का क्वथनांक कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और यह काम पानी के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान नहीं जाएगा तब तक पानी वाष्प में बदल ही नहीं सकता, तो पर भी नहीं। 102 डिग्री उससे ऊपर होगा तो पर भी नहीं। एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, पानी कुदरतना चालू करता है, यानी पानी वाष्प में बदलने लगता है। ये तो पानी की बात हुई। पानी के बदला इसमें तो पेट्रोल लो तो 100 डिग्री से बहुत नीचे ही ये वाष्प में बदलने लगेगा। अलग अलग द्रव जो है अलग अलग तापमान पर वाष्प बनता है, वाष्प में बदलता है। तो इसका हम डेफिनेशन क्या देंगे? इसका डेफिनेशन ये होगा, कोई भी द्रव जिस तापमान पर, ताप या तापमान एक ही चीज है, जैसे कोई भी द्रव पदार्थ जिस ताप या तापमान पर वाष्प में बदलने लगता है, तो ऐसे ही ताप या तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहेंगे। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका अर्थ है पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होने का अर्थ पानी को गर्म करते जाएंगे, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं इसका तापमान जाएगा तो पानी वाष्प में नहीं बदलेगा। इसी तरह इससे पहले लोहा का उदाहरण दिए थे। लोहा ठोस से द्रव में बदलता है 1535 डिग्री सेल्सियस पर, समझा। और जब ये लोहा 1535 डिग्री पर ठोस से द्रव अवस्था में आएगा, फिर गर्म करते जाओ, जब 2735 की 50 डिग्री ऐसे ही है, उतना तापमान जाएगा तो पिघला हुआ लोहा वाष्प के रूप में बदलने लगेगा। ज्यों ही वाष्प के रूप में बदलने लगेगा जिस तापमान पर, तो ऐसे ही तापमान को लोहा का, पिघले हुए लोहा का क्वथनांक कहेंगे, समझा। तो क्वथनांक की परिभाषा क्या हो गई? किसी भी द्रव का क्वथनांक वह तापक्रम है जिस तापक्रम पर वह द्रव गैस के रूप में बदलने लगता है। मतलब ताप या तापक्रम होता है, जैसे जितना उष्मा है, उष्मा बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी। एक तरह से समझो गर्मी, बोलचाल की भाषा में, जैसे 1:30-2 बजे दिन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, गर्मी ऋतु मई जून में बढ़ जाती है ना, और सुबह में धूप जो है कम लगता है तो कम गर्मी रहती है। तो ज्यों-ज्यों वातावरण में या किसी सिस्टम में उष्मा को हम बढ़ाते जाएंगे, उसका ताप भी बढ़ता जाएगा। ताप को हो या तापमान, टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा। तो ताप या तापक्रम किसको दर्शाता है? ताप या तापक्रम का संबंध किससे है? उष्मा से। उष्मा कम होगा तो तापक्रम कम होगा, उष्मा अधिक होगा किसी भी पिंड में तो उसका तापक्रम अधिक होगा।
देखो ये चैप्टर तो अलग से पढ़ना है, लेकिन फिलहाल एक कंसेप्ट आ गया ना, ताप या तापक्रम। उष्मा की मात्रा पानी में, तो पानी को गर्म करते जाओगे तो उसका ताप यानी इसके भीतर में जो ताप पैदा हुआ गर्मी, ये बढ़ता जाएगा। इसको हम लोग मापते हैं किसमें? सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। तो इसकी भी चर्चा आगे होगी इसी चैप्टर में। तो क्वथनांक की परिभाषा समझ लिया। किसी भी द्रव का क्वथनांक हमें यह बतलाता है कि वह द्रव किस तापमान पर वाष्प में बदलेगा। सीधी सी बात है, जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका अर्थ है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है और वाष्प में बदलने लगता है। समझा? इसको लिखे, तो परिभाषा लिख दिए हैं। जिस ताप या तापमान पर कोई द्रव वाष्प में बदलने लगता है, उस ताप को, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। The temperature at which a liquid starts turning into vapor is called the boiling point of that liquid. पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका अर्थ हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्प में बदलेगा। समझ गया? तो इस पाठ में इतनी ही बात रहनी चाहिए।